भाई कल हमने लास्ट पार्ट पढ़ाया था, वेरिएबल्स पढ़ाए थे, डेटा टाइप्स पढ़ाए थे और फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ाए थे और ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। आज हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट होती क्या है, पर स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराने के भी दो तरीके होते हैं। एक हमारा है लूपिंग स्टेटमेंट्स होती है और एक हमारे होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अभी हम आज पहले बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, मैं एक मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड। अभी एक चीज तो मैंने ऊपर रख रखी है, ये इंट एज इक्वल टू 50। मैं चाहता हूँ कि भाई देखो एज अगर ज्यादा हो 18 से तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, और कम हो तो हेलो वर्ल्ड की जगह बाय वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, या कुछ और मैसेज जो भी बताते हैं वो प्रिंट हो जाए। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट मतलब जो लाइन है। जनरली हम लाइन नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट ही बोलते हैं इनको, बट अगर एक एक लाइन को मुझे प्रिंट कराना है तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये कंपाइलर को हम जब यहाँ इसके अंदर कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसको हम किसी तरीके से स्किप नहीं करा सकते, कंडीशन के हिसाब से प्रिंट नहीं करा सकते। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो अब हम बात करें कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ आप, ये चीज आपकी होती होती है, जो है हमारी इफ एल्स। तो यहाँ पे इफ, और इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन जो हमने कल सिखाई थी आप। तो ये आते हैं ब्रैकेट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको, कि मैंने ये बताया था आपको कि ये जो ब्रैकेट हैं, इसके अंदर अगर हम कुछ भी कोड लिखते हैं वो एक तरीके से सिक्योर हो जाता है। जैसे कि हमारा भाई ये कोड है, ये इसके अंदर सिक्योर है इस ब्रैकेट के अंदर, और कंपाइलर हमारा पढ़ देता है। बाहर कंपाइलर हमारा पढ़ता ही नहीं इस कोड को। तो ऐसे ही यहाँ पे ये है कि इफ, यहाँ पे अगर जो कंडीशन हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर अगर वो सही होगी तो वो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा कंपाइलर, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरी ये है कि भाई एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। कल वाला जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे उसमें। तो प्रिंट एफ में यहाँ पे आएंगे, सिंपल लिख देंगे भाई HEL हेलो वर्ल्ड, ये करा देंगे। अब बात आती है कि ठीक है सर ये तो हो गया, अब अगर ये नहीं होती है तो क्या इसके लिए एक और इफ लिखेंगे? तो वहां पे इफ नहीं लिखते, वहां पे हम एल्स लिख सकते हैं। एल्स मतलब नहीं तो ये कर देना भाई, ऊपर वाली कंडीशन होती है सही तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देना, बाकी अगर इस कंडीशन के अलावा कुछ भी आता है तो वो प्रिंट करा देना। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ बाय, सिंपल ही। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक, तो बाय वर्ड प्रिंट हो रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बट हम जनरली इससे एक से ज्यादा कंडीशन लिख देते हैं, कि हमारी कंडीशन है। अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स इफ लगाते हैं, एल्स के बाद इफ। होता है ना कि भाई देखो या तो ये काम करो एल्स फिर ये काम करो। एल्स हम नॉर्मली भी यूज करते हैं, एल्स मतलब या तो ये काम कर लो और एल्स या ये काम कर लो। तो यहाँ पे यही हो रहा है, इफ ये काम कर लो नहीं तो फिर ये काम। तो एल्स इफ में क्या होगा, यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि इफ जब भी आता कंडीशन लेके आता है, और एल्स जो है वो तब चलता है जब हमारे ऊपर वाली लाइन नहीं चलती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्किप होकर ये चल जाए। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये चल गया तो ये नहीं चलेगा, फिर अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा। इसके पास कोई चॉइस है नहीं फिर, और ना इसके पास कोई चॉइस है, कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है सारी चीजें। नहीं, ब्रेक नहीं आएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई अगर कम है 18 से, इक्वल टू लगाने का फायदा है नहीं, क्योंकि इक्वल टू अगर हम यहाँ भी लगा देते हैं तो चलेगी तो सबसे पहले ऊपर वाली ही, और ऊपर वाली एक बार चलेगी तो फिर नीचे तो आने वाली है नहीं। तो इक्वल टू लगाओ मतलब लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में हम लिख सकते हैं एल्स, और लिख सकते हैं कि भाई प्लीज राइट वैलिड एज। ये हो सकता है भाई कोई एज गलत डाल दे, बट उसके लिए हम बाद में देख लेंगे। तो ये सेव करते हैं, और अब अगर हम चलाते हैं तो फाइबर डालते हैं। ठीक है।
पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट पहले हम जो बाय वर्ड प्रिंट करा रहे थे वो कंडीशन में प्रिंट नहीं करा रहे थे, वो तो सिर्फ ये ऐसे प्रिंट करा रहे थे कि ये सही हो तो कर देना, नहीं तो फिर तो ये चलना है, कुछ भी उल्टे सीधे लिखते तब भी ये चलेगा। तो ये चीज ध्यान है। तो इफ और एल्स इफ ऐसे मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आएंगे, इंट एज लिखा हुआ है अभी मैंने, इंट एज की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज। तो पर लिख देते हैं, और परसेंटेज में हम लिख देते हैं 88। तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी भाई, हमने लिखना पड़ेगा जो एज है, अगर वो ज्यादा होती है किससे, 80 से, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि एज अगर कम होती है 100 से। अब बोलो सर ये क्यों लिखा, क्योंकि भाई देखो किसी की परसेंटेज 90 आ गई, तो आप कहोगे सर 80 से ज्यादा ही लिख देते हैं, 100 से कम लिखने की जरूरत क्या है। भाई किसी ने लिख दिया 140, तो वो तो परसेंटेज होती ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो 80 और 100 के बीच में आएगी ना तभी हम उसको ए ग्रेड देंगे, बाकी को हम देंगे ही नहीं। तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब दो कंडीशन कल मैंने लिखना सिखाया था तुम्हें, यहाँ पे इफ आएंगे और लिख देंगे भाई एज अगर ज्यादा होती है 80, और यहाँ पे लगाएंगे एंड एंड कि भाई एक और कंडीशन को ट्रू करके चलना है, और इसमें लगा देंगे प्रिंटफ में कि योर ग्रेड इज, ये प्रिंट करना। कंडीशन में कैसे लिखी कल बताया था, दोबारा बता देता हूँ। एंड का मतलब क्या होता है कि एंड का मतलब होता है ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी। आप बोलोगे और क्यों नहीं लगा रही, तो और लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये कंडीशन 80 पे ज्यादा, हमने लिख दिया 140, तो 140 पे ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो और लिखेंगे तो फिर ये तो ट्रू हो जाएगी, तो ये हमेशा चलेगी चलेगी। और अगर हम लिख देंगे 40, तो 40 में ये तो फॉल्स है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो मतलब ग्रेड ए ही आएगा कुछ भी लिख लो। और अगर हम लगाते हैं तो, बट हमें लेके चलना है कि 80 से ज्यादा 100 से कम, तब ग्रेड ए आएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या लिखनी है, एल्स इफ में हम लिख देंगे भाई देखो एज अगर ज्यादा होती है किससे, 70 से, एज यार परसेंटेज है ना, परसेंटेज अगर ज्यादा होती है 70 से, हम्म, तो वहाँ पे एज लिख दिया क्या मैंने, चलो अच्छा मैंने पर चेंज कर रखा है ना, कोई ऊपर मैंने यहाँ एज लिखा था, मैंने इसको एज समझ कर रहा हूँ ना। चलो भाई, एज कुछ ज्यादा याद आ रही है मेरे को, जनरली एज का एग्जाम्पल ही चलता हूँ ना, ठीक है सर, पर चलो भाई, पर अगर याद आए ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे भाई, पर अगर कम है, परसेंटेज अगर कम है मेरी किससे, 80 से। अब इक्वल टू वाली जो चीज आएगी ना वो यहाँ आएगी, ठीक है। अब नीचे अगर इक्वल टू लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और प्रिंटफ में लिख देंगे कि योर ग्रेड इज बी। अब ऐसे ही एक और कंडीशन लिखनी है तो एक और एल्स लिखा जाएगा। तो ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं जब तक ये आएगा। अब देखो गलती से अगर इफ वाली कंडीशन चल गई ना तो फिर ये नीचे कितनी भी एल्स इफ हो वो चलाएगा ही नहीं, चलेगी तो सिर्फ एक चलेगी, और जो पहले चल जाएगी वो सीटों की तरह आती जाएगी, जहां जो पहले चलेगी वहीं वो बाहर चली जाएगी, फिर वो नीचे नहीं जाएगा ही नहीं। इसे ध्यान रखना। तो एल्स इफ यहाँ पे आएंगे और ये लिख देते हैं कंडीशन, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी पेस्ट यहाँ पर चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं 55, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा प्रिंट में योर ग्रेड इज, ठीक है भाई, सिंपल है। और ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, और एस इफ मैंने ब्रैकेट ही लगा रखा, ठीक है। ये हमने गलती से कंडीशन जो है बाहर की तरफ लिख दी ना, चलो कोई इशू नहीं है भाई। वही ठीक है भाई, परफेक्ट है। ये बोल्ड होने चाहिए, बोल्ड होंगे तो मतलब समझ जाना कि भाई ये ठीक लिख रहे हैं। 55 की जगह हम यहाँ कर देंगे 45, और यहाँ पे कर देंगे, ये अपने हिसाब से, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि भाई यहाँ 55 लिखना जरूरी है, आप अपने हिसाब से ग्रेड एबीसीडी कर लेना। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड टी, और टी फिर ई भी होता है क्या ग्रेड,
नहीं होता ही, तो फिर इसको एक काम करते हैं, यही कर देते हैं खत्म। 33 कर देते हैं इसको, है ना, और यहाँ पे कर देते हैं 50। सिंपल। ठीक है भाई, 33 का ग्रेड डी रहेगा। और यहाँ पे हम एल्स में कर सकते हैं फेल, पर एल्स में नहीं करेंगे हम फेल, क्योंकि भाई यहाँ पे एल्स में इसलिए नहीं करेंगे फेल, क्योंकि हो सकता है भाई किसी बंदे ने -50 लिख दिया तो भी वो फेल है, और 100 लिख दिया तो भी फेल है। तो एल्स वाली कंडीशन जानते हो ना, कि मैंने अगर लिख दिया 101, तो ना 101 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, जो एल्स होगा उसमें आएगा। और एल्स में हमने लिख रखा फेल हो, तो वो तो कोई सेंस बनती नहीं है। पर हम यहाँ फेल की अलग कंडीशन बनाएंगे, बोल देंगे भाई अगर देखो ज्यादा है जीरो से, क्योंकि भाई किसी ने -1 लिख दिया, -50 लिख दिया तो भी तो गलत है। तो यहाँ पे हम कह देंगे भाई माइनस जीरो से ज्यादा है और 33 से कम है। तो यहाँ पे कह देंगे भाई देखो, योर ग्रेड नहीं, यू आर नालायक, फेल। ठीक है, ऐसे कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पे एल्स तो कर देंगे, और लिख देंगे भाई प्रिंट एफ में, यहाँ लिख देंगे भाई प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज। ठीक है भाई, थोड़ा सिंपल सा ये कर देंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे चीजें काम कर रही हैं। सेमीकोलन लगा देते हैं। तो हो गया, इसको चलाएंगे। तो ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ भी गड़बड़ कर दिया, ये भी, और तो ठीक है। चलो भाई, ग्रेड ए आ गया। और यहाँ पे अगर हम 44 कर देते हैं, तो ये भी काम कर रहा है, डी आ गया। और अगर मैं गलती से लिख देता हूँ ऐसे कुछ, प्लीज इंटर वैलिड परसेंट, कह रहा है भाई गलती। और अगर यहाँ पे मैं, अरे थामा थामा भाई, अभी इनको सिखाया नहीं है मैंने, इनको नहीं पढ़ाया ना अभी, पढ़ा देंगे आज। प्लीज इंटर वैलिड परसेंट, ना माइनस में माना ना माना, तो ये 0 से लेके 100 के बीच में आएगा तभी करा देगा। तो अगर मैं ये कर देता हूँ, आ गया भाई बस। ठीक है, सारे काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, कर लोगे इजिली। चलो, ये तो थी कंडीशन वाली बात। अब यहाँ पे एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि भाई मैं लिख रहा हूँ डे, और डे का मतलब हो गया भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट कराना। तो भाई मैं सारा करके दिखाऊंगा, एक बता देता हूँ फिर आप समझ जाओगे। इफ डे इक्वल टू, सिंपल सी बात, ये सिंपल सा कंडीशन ही बोल सकते हैं, उसको सिंपल सा बोल सकते हैं भाई, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेंसडे। ये मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम हो गया एक तरीके से। मेन्यू बेस्ड मतलब होता है कि जो दिया हुआ है वही पता है। जैसे हमारे पास कहीं घूमने फिरने जा रहे हो या फिर किसी होटल में जा रहे हो, तो मेन्यू होता है। तो मेन्यू में जो सामान लिखा हुआ है, जो आइटम्स लिखे हुए हैं, वही मिलेंगे। उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास जैसे ये परसेंटेज था, इसमें कोई लिखे हुए सामान नहीं था, इसमें कंडीशन थी। कैसी? कि हमने बोल दिया भाई 1 से लेकर 100 तक आइटम है, तो उसमें कंडीशन क्या लगी हुई, उसमें ये लगी हुई थी भाई देखो, अगर आइटम नंबर 80 से लेकर 100 के बीच में अगर तुम चुनते हो, तो परसेंट तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा 50%। उससे कम चुनते हो तो 20%। तो यहाँ पे कोई मेन्यू बेस नहीं है कि इतना से इतना, तो ये इतने से इतना वाला कंडीशन लगता है। तो यहाँ पे मेन्यू सिंपल सी, डे बराबर है 1 के तो मंडे, डे बराबर है 2 के तो ट्यूसडे। तो ये चीज हमारी इजिली इफेक्ट्स में हो जाती है। बट इसके करने का एक और तरीका है, वो है हमारा स्विच। अबे स्विच क्या है सर? स्विच वही ऑन ऑफ वाला स्विच, इसमें भी ऑन ऑफ वाला ही स्विच मान लो एक तरीके से। बट ये वैसे काम नहीं करता। यहाँ पे आएंगे इस स्विच के अंदर, अब बोलो सर कंडीशन आएगी, नहीं कंडीशन नहीं आएगी। इसके अंदर आएगा वो वेरिएबल जिसे हम कंडीशन की तरह लिखते हैं, जिसके साथ हम कंडीशन परफॉर्म करते थे। नीचे आएंगे हमारे पास केस 1, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट एफ। अब ये कॉलन क्यों लगाया है, बात करते हैं। एंटर, एंटर क्यों कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे कह रहा हूँ मंडे। अभी ये बात कहोगे सर केस 1 क्या है, कॉलन क्या है? तो केस 1 आप मान के चलो कि भाई इसका एक तरीके से हम बता के चल रहे हैं कि भाई डे अगर बराबर बराबर है एक, केस का 1 का मतलब ये है। केस हमें लिखना पड़ता है स्विच के साथ, कि हम बता रहे हैं भाई देखो मेन्यू 1 है मंडे के लिए, 2 है ट्यूसडे के लिए, 3 है वेंसडे के लिए। अब बोलो सर मेन्यू तो नहीं ले सकते, हाँ मेन्यू तो नहीं ले सकते भाई, मेन्यू तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। बट यहाँ पे हम केस लिख के चलते हैं, कॉमन केस। बोले भाई एक केस है 1, तो एक 1 केस में क्या आएगा मंडे। अब आप बोलो सर 1 मैटर कर रहा है या केस मैटर कर रहा है? भाई मैटर कर रहा है 1। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 111, और यहाँ पे 1 लिखा तो ये मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे 111 लिखेंगे तो ये मैच करेगा। पर अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। मंडे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही मैं
दूसरा लिख दूंगा। अरे रुक जाओ, ब्रेक। तुमने तो पढ़ लिया, इनको तो पढ़ाने दो, पहले बता दिया तो। ट्यूसडे। मैं चेंज करूंगा केस नंबर भी, ये मत कहना केस हम चेंज नहीं किया। मैं सिर्फ थर्सडे तक। ठीक है भाई। याद। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, 2। यहाँ पे कर देंगे भाई 3। यहाँ पे कर देंगे। सिंपल सी बात है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि भाई मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे प्रिंट हो गए एक साथ। अब ये एक साथ क्यों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था, देखो सेमी कॉलन क्या करता है, लाइन को करता है एग्जीक्यूट, जो मतलब खत्म कर देता है स्टेटमेंट। बट यहाँ पे स्टेटमेंट जो खत्म हो रही है वो यहाँ हो रही है। चलो स्टेटमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉलन क्यों लगाया था, तो कॉलन इज जस्ट लाइक कॉमा। जैसे हम लिखते हैं ना, डियर सर कॉमा रिस्पेक्टेड, मैं वो कहते हैं आई वांट टू से यू दैट आई वांट टू लीव फॉर 1 डे 2 डे 3 डे, तो कॉमा लगा के लिखते हैं कि मतलब सेंटेंस खत्म ही नहीं हुआ, कंटिन्यूशन में है। तो वैसे यहाँ पे केस 1 के बाद कॉलन लगा हुआ है, कंटिन्यूशन में है, कॉमा की तरह। जब मैंने बताया था ना, सेंटेंस बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं, सेंटेंस में डॉट होता है, फुल स्टॉप होता है, यहाँ पे सेमी कॉलन होता है। जैसे हमारे सेंटेंस में कॉमा होता है, यहाँ पे कॉलन होता है। तो कॉलन के हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट हम यहाँ लिख, बट अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर तो सारे प्रिंट करा रहा है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला मतलब हो गया कि हमारे इफेल्स में ये ब्रैकेट थे रोकने वाले, वो बोलते थे भाई मेरा काम हो चुका है ब्रैकेट का, दूसरे ब्रैकेट से पूछ लो, ये वो तुम्हें जाने देगा अंदर नहीं जाने देगा। तो वो नहीं जाने देते, वो बोलते तुम ऊपर जा चुके हो तो मेरे में क्यों जाओगे, तो इसलिए एल सिर्फ सारे उसको मना कर देते थे। क्या बात है इसमें यहाँ पे केस 1 2 3 4 में बताया। अब इनको रोकने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है ब्रेक। अब ब्रेक, गाड़ी वाला ब्रेक जो होता है, हाँ वैसे कुछ ब्रेक मान लो कि यहाँ पे मंडे प्रिंट करने के बाद ब्रेक मतलब इस फ्लो को तोड़ दो। बोलो सर फ्लो क्या है, फ्लो मतलब जो हम चल रहे हैं ना, इस लाइन के बाद ये लाइन के बाद ये लाइन, तो इस फ्लो को तोड़ दो। फ्लो चल रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो फ्लो को जैसे तोड़ेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर चले जाएगा। तो मुझे हर एक के बाद लगाना पड़ेगा, एक फ्लो से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे। पर यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके बाद तो वैसे ही बाहर जाने वाला है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सेव करेंगे बाय मंडे प्रिंट, और यहाँ पे आएंगे ट्यूजडे प्रिंट, और यहाँ पे आएंगे वेडनेसडे प्रिंट। अब बात ये आती है सर किसी ने 33 लिख दिया, तो वही यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 33 के लिए कोई केस है ही नहीं। तो बोलो सर 33 के लिए केस बनाना पड़ेगा। मैंने कहा यार ऐसे तो मैं 55 लिख दूँ, 55 के लिए भी केस बनाओगे, तो ऐसे तो केस बनाने को सीन नहीं होता। इसमें लास्ट में अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ब्रेक, क्योंकि इसके बाद में एक और चीज लिख रहे हैं, वो है डिफॉल्ट। जैसे हमारा एल्स पार्ट होता है ना, वैसे इसमें डिफॉल्ट पार्ट होता है। डिफॉल्ट में लगाएंगे कॉलन, बोल देंगे फिर डेफ में कि भाई प्लीज एंटर वैलिड डे। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये भाई प्लीज एंटर वैलिड डे, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो इनके अलावा। अब बात आते है सर क्या ये सीक्वेंस वाइज होने चाहिए 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे कर देता हूँ 4, यहाँ पे कर देता हूँ 77। तो पहले तो वही आएगा, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहली बार तो 77 मंडे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान के चलो 1, तो वेंसडे आ रहा है। क्योंकि इसका कोई लेन देना नहीं है कि 1 का मतलब मंडे होता है, इसको पता है कि भाई देखो केस 1 है, तो कौन से केस पे चले जाओ, वो ऑटोमेटिकली वही प्रिंट कराएगा तुम चाहते हो। केस कितना कुछ भी हो सकता है। हम्म। नाम के लिए भाई कोट्स यूज करते हैं, और कोट्स इसमें भी वैलिड है नहीं, क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा ही नहीं है। कि मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ ये कोट्स में, और आप कह रहे हो ए डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फिर मुझे सारा 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 चेंज करना पड़ेगा पहली बात। तो लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं भाई।
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, इसमें वो कोई इश्यू नहीं है। तो कैर में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे सिंपल सा कोर्स में A, और आई थिंक ऑल गुड। ठीक, क्योंकि कैर के हर एक ही को वो आता है ना करेक्टर, सिंगल कोट्स में आता है, डबल कोट्स में नहीं आता, डबल कोट्स में स्ट्रिंग आती है। तो यहाँ पे मैं ए छोटा भी लिख सकता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ए छोटा लिखा तो वो तुरंत घबरा गया कि भाई मेरा बड़ा तेरा छोटा, तो यहाँ पे आके ठीक है। तो आप बोलो सर ये क्या कर दिया आपने, तो 1 2 3 लिखा था, तो भाई 1 2 3 से लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है कि जो इस डे के अंदर है वो यहाँ पे इस केस में है नहीं है। तो हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। आप बोलो सर ऐसा कैसे, मैं कहूँगा एम लिख दो यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एम लिख दो, तो सेम, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब मेन बात आएगी एक ही कि सर यहाँ पे आपने ये क्यों लिखा, मतलब स्विच क्यों यूज किया, जब हमारा काम अच्छा खासा इफ एल्स से हो रहा था, तो हमने क्यों यूज किया भाई बताओ, क्यों किया क्या? हमने इफ एल्स से ये काम कर सकते थे, तो हमने स्विच नाम की बीमारी क्यों ली? नहीं, कोई वैलिड पॉइंट बताओ ना। तो भाई इसका जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे इफ एल्स से फास्ट होता है। आप बोलो सर ये क्या से, तो भाई देखो मान के चलो हम इफ एल्स लिख रहे हैं, ऐसे ही डे वाइज ले लो या फिर नंबर वाइज ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे हम बोल रहे हैं 1 लिखे तो कोई बोल दो 1, 1 लिख रहा है तो प्रिंट कराओ ONE 1, ONE लिखवाना 1, 2 को लिख रहा है तो TWO 2 लिखवाना। ऐसे हमने 100 तक लिख दिया, तो केस तो चलो ठीक है सर काम तो करेगा। और ऐसे हमने लिख दिया मान के चलो, उसमें भी लिख दिया इफ एल्स में भी लिख दिया, तो वो सर दोनों काम कर रहे हैं 100 तक। भाई मैंने लिख दिया 101, 101, ना मैंने 101 इसमें लिखा रखा, ना मैंने उसमें, और इस उसमें लगा रखा है एल्स, इसमें लगा रखा है डिफॉल्ट। बोलो ठीक है सर बराबर, ये दोनों में एक ही आएगा कि भाई प्लीज इंटर वैलिड नंबर। मैंने कहा वो तो ठीक है, बट भाई जब 101 कंडीशन इफ एल्स में होगी ना, तो वो 1 से लेकर 100 तक चेक करेगा। मैंने बताया वो ब्रेक नहीं करता, वो पहले चेक करेगा, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, ऐसा कर करके नीचे नीचे तक जाता रहेगा। बट यहाँ पे थोड़ा केस अलग है, सिनेरियो अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई देखो स्विच को पता होता है कि मेरे पास केस कौन कौन से हैं, अगर इसको 33 यहाँ नहीं मिला तो वो जंप नहीं करता कि पहले ये चलाऊंगा फिर ये चलाऊंगा फिर ये चलाऊंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट तो है ही नहीं। तो डायरेक्टली 33 देखेगा है नहीं है, नहीं होगा तुरंत डिफॉल्ट पे जाएगा, वो चेक नहीं करता, या चेकिंग वाला सीन नहीं है। इफ जो हमारा इफ एल्स होता है वो चेक करके, तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है। भाई मम्मी पेप्सी वाला एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। हाँ मम्मी ने भाई बोला पेप्सी लेके आनी है, 5 दुकान है गली में। अब तुम कह रहे हो कि ठीक है भाई मम्मी ले आऊँ कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें ये नहीं पता पेप्सी कौन सी दुकान में मिलेगी। तुमने पहले भी चेक करी, दूसरे पे चेक करी, तीसरे पे चेक करी, चौथे में मिल के घर आ गए वापस। पर टाइम तुम्हें लग गया बराबर, ये 2 2 मिनट हर दुकान पे लग रही थी, तो तुम भाई 6 मिनट में लेके आ। फिर मम्मी ने कहा देखो भाई पेप्सी मिलेगी तीसरी नंबर की दुकान पे, फटाफट जा लेके आ। तुम पहले दूसरी पे क्यों जाओगे, डायरेक्ट तीसरे पे मारोगे जंप, कितना, ठीक है। और मम्मी ने बोल दिया भाई पेप्सी ना मिले तो कुछ मरिंडा लिया ना, तो फिर 3 4 दुकानों में चेक करके तो मरिंडा लिया, सिंपल सी बात। पर कुल मिला के बात यह है कि पता होता है इसको स्विच को कि भाई इसके पास क्या है क्या नहीं, क्योंकि एक बार पूरा रीड कर लेगा दो, ठीक है। सिंपल था भाई, अब स्विच से कर लो या फिर इसको इफ से कर लो, तो आपके पास वैलिड पॉइंट है कि भाई क्यों करें कैसे करें, क्या फायदा है हमारे पास क्या नुकसान। तो ऐसा नहीं है कि चलो मन कर रहा है भाई स्विच नाम की चीज होती है वह करके देख लेते हैं वो कुछ, ठीक है। चलो अब दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, भाई देखो सर हम लिख लिख के थक चुके हैं, ये बार बार हम खुद ही लिख रहे हैं इंट के अंदर, एज के अंदर वैल्यू खुद लिख रहे हैं। अब हम यूजर से लिखवाना चाहते हैं, तो यूजर से लिखवाने का मतलब हो गया कि वो तो ब्लैक विंडो आ रही है उसी में मैं लिख दूं, उसके हिसाब से काम करे। तो यहाँ पे मैं इंट ए इक्वल टू 0 लिख दो, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ। देखो जैसे प्रिंट एफ होता है ऐसे स्कैन एफ होता है। प्रिंट एफ मतलब होता है प्रिंट फंक्शन, स्कैन एफ मतलब होता है स्कैनर फंक्शन। अब बोलो सर स्कैनर क्या होता है, मतलब बोल रहे कि इनपुट है का आउटपुट है, तो प्रिंट एफ मतलब आउटपुट फंक्शन है, और इनपुट फंक्शन के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं स्कैनर। काफी लैंग्वेज में इसको स्कैनर भी बोला जाता है, जैसे जावा हो गया हमारा, और भी काफी सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि हमारा सी शार्प हो गई है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उनमें स्कैनर बोला जाता है। बट यहाँ पे स्कैन एफ है, जब प्रिंट एफ होता है स्कैन फंक्शन है, प्रिंट एफ। तो स्कैनफ के अंदर सिंपल सी बात है, आप बोलो सर ठीक है परसेंटेज डी लिख दिया मैंने, हाँ बिल्कुल बढ़िया बात, और यहाँ पे लिख दिया आपने ए
ये ऐसे काम हो जाएगा, पर यहाँ पे ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात ये है, इस स्कैनफ को नहीं पता, कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, उनको कुछ नहीं पता होता कौन सा वेरिएबल कैसे। मैंने आपको बताया था भाई, ए जो है वेरिएबल है वो रैम के अंदर स्टोर होता है, बट जो स्टोर होता है वो ऐसा स्टोर नहीं होता कि भाई हम रैम के अंदर देख रहे हैं तो ए नाम का वेरिएबल स्टोर है। ए नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, इसका एड्रेस स्टोर होता है। अब बोलो सर ये एड्रेस क्या बीमारी है, तो इसका एड्रेस होता है। अब बोलो ए का एड्रेस ये क्या है, तो अगर मैं ए के पहले लगाता हूँ एंड, अभी मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं, तो प्रिंट एफ में परसेंटेज डी लगा दिया, डी नहीं होएगा, फिर यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी होगा, और यहाँ पे एंड लगा करेंगे, ये आ गया। बोल रहे ये क्या लिखवा दिया, ये है इसका एड्रेस। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो एंड है ना, इसको बोलते हैं एंड को बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस एंड का काम होता है किसी का एड्रेस निकालना। अब बोलो सर इसका उससे क्या लेन देना, देखो भाई जो भी चीज़ स्टोर होती है वो एड्रेस के हिसाब से स्टोर होती है रैम के अंदर, वेरिएबल सारे एड्रेस के हिसाब से होते हैं। तो स्कैनफ को क्या लेन देना इससे, तो भाई स्कैनफ जो होता है वो पूछता है कि भाई मुझे जो वेरिएबल स्टोर, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, स्कैनफ का काम होता है, देखो प्रिंटफ का काम होता है कि एक आउटपुट विंडो ओपन हो, उसमें प्रिंट कराते हैं। स्कैनफ का काम होता है आउटपुट विंडो ओपन हो, उसके अंदर कुछ मांगे, तो मांगने के लिए कर्सर को ब्लिंक करेगा, बोलेगा भाई कुछ लिख वैल्यू, और वो वैल्यू जो मैं लिखूंगा वो इसके अंदर स्टोर करा देगा, अगर वो इसके टाइप की हुई तो यहाँ पे परसेंटेज डी टाइप की अगर हुई तो वो इसके एड्रेस में स्टोर करा देगा। उसको नहीं पता, यहाँ ए बी सी डी लिख दिया मैंने, तो ए बी सी में से कोई सा भी मैं लिख सकता हूँ, उसको लेना देना नहीं है, बट अगर कोई वेरिएबल होगा तो ही। हम्म। पी स्टैंड फॉर पॉइंटर। पी का काम होता है एड्रेस को प्रिंट कराना, पॉइंटर मैं आगे बताऊंगा पी क्यों यूज हो रहे हैं। तो पी का काम होता है पॉइंटर को, मतलब एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए, और डी का काम होता है इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए। तो इंटीजर तो है ही नहीं वो एड्रेस, वो है एड्रेस टाइप का। तो एड्रेस टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है हमारा पी। हम्म। हम अब तो हम देखो इसमें वैल्यू, यहाँ हम परसेंटेज डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम स्कैन एफ जो ब्लिंक करेगा उसको जो वैल्यू चाहिए वो परसेंटेज डी टाइप चाहिए, और वो उसको स्टोर जो कराएगा वो ए के अंदर स्टोर कराएगा। अब ए के अंदर स्टोर कराने के लिए वो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, अगर आप ऐसे करोगे तो देखो ब्लिंक तो हो रहा है, यहाँ कुछ लिख दिया मैंने, ये देखो दोबारा, और देखो रिटर्न वैल्यू, ये एरर है। जब भी रिटर्न वैल्यू जीरो आती है तो उसका मतलब प्रोग्राम सही चल रहा है, और रिटर्न वैल्यू अगर कुछ उल्टी फुल्टी आ रही है इसका मतलब एरर आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड, और अब चलाता हूँ, और इसमें लिख दिया ये रिटर्न वैल्यू जीरो, और तुरंत चल गया। और बोलो सर कहाँ है, ये स्टोर हो गया इसके अंदर। अब बोलो सर दिखाओ, तो लो भाई प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देंगे भाई परसेंटेज डी, और यहाँ पे कर देंगे 45। तो याद रखना, एंड देंगे तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि भाई देखो एक गली में भाई बहुत सारे घर हैं, पोस्टमैन आ रहा है उसको पता ही नहीं है, राहुल नाम के बहुत सारे बंदे हैं, राम नाम के बहुत सारे बंदे हैं, श्याम नाम के बहुत सारे बंदे हैं, उसको पता ही नहीं है किसके में देना है, और पता चल रहा है तो उसको अंदर जाकर पूछना पड़ रहा है भाई, और कोई बंदा गेट खोल रहा है कोई नहीं खोल रहा, तो उसको बड़ी डिफिकल्टी हुई है। बट उसको पता है हाउस नंबर लिखे हुए हैं, तो राम हो श्याम हो कोई भी हो यार, उसको क्या करना है सिंपल सा, वो चिट्ठी जाकर उस घर में दे दे, सिंपल सी बात है। तो वैसे एड्रेस वाला सीन यहाँ पे ऐसे काम करता है, सिंपल ना। चल, तो यहाँ पे अब हम समझ गए स्कैन से क्या होता है। परसेंटेज डी टाइप का चाहिए तो डी का दे देगा, बट तो को ध्यान रखना यहाँ इंट है तो यहाँ परसेंटेज डी काम करेगा, फ्लोट है तो यहाँ एफ काम करेगा, वो सेम वाला है प्रिंट एफ में जैसे काम करते हैं वैसे ही पे। चलो ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सर यहाँ, चलो ठीक है हमने कंडीशन के हिसाब से काम करा दिया, भाई मैंने एक और टास्क दे दिया, मैंने दे दिया टास्क, और तुम प्रोग्रामिंग के पास जाओगे, मैंने बोला हेलो वर्ल्ड को 50 बार प्रिंट कराओ, तुमको सर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, मैंने कहा इसको 1000 बार प्रिंट कराओ, तो सर कॉपी पेस्ट मैंने कितने करोगे भाई, कम से 15-20 मिनट लगी तुम्हें। तो भाई ये चीज़ अगर प्रोग्रामिंग में तुम आते हो तो प्रोग्रामिंग बोलते हो भाई देखो एक कोड को या एक स्टेटमेंट को या फिर बहुत सारी स्टेटमेंट्स को तुम्हें बार बार प्रिंट कराना है, तो उसके लिए यहाँ लूप नामक कॉन्सेप्ट दे रखा है, लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि एक काम को बार बार तुम्हें कराना। तो लूपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे होती है 3 तरीके से। पहली होती है आपकी वाइल लूप, और दूसरी होती है डू,
डू वाइल लूप, ठीक है। और तीसरी होती है डू लूप। अरे तुमने तो क्लास ले ली, तुमने तो क्लास ले रखी है तब भी। चलो वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप, तीन तरह की लूप होती हैं। तो हमें वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं। वाइल लूप करती क्या है भाई, देखो। तो वाइल लूप बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही है, बट इफ एल्स में क्या होता था कि कंपाइलर को वो अपने अंदर जाने की परमिशन देता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा कि कंडीशन होगी, कंडीशन से जो हमारा डू है वाइल जो भी है वो अंदर जाने की परमिशन देगा। बट वो बार बार जब तक कहेगा भाई मेरे पास कंडीशन ट्रू है ना, तब तक बार बार अंदर जा प्रिंट कराता है। मैं तुझे आगे जाने की परमिशन दूंगा ही नहीं, कंपाइलर ये कहता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया वाइल, इधर इफ लिखते थे, ये आ गया मेरी कंडीशन ब्रैकेट, ये आ गई मेरी बॉडी। तो इसके अंदर कंडीशन लिख दी मैंने कुछ ऐसी, मैंने बोला भाई इंट ए इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी दे दी कि ए अगर ज्यादा है 10 से, ज्यादा है नहीं है, यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लिखा 21, और ये ज्यादा है, तो कंडीशन है प्रिंटफ में बोल देंगे हेलो वर्ल्ड प्लस। अब इस हिसाब से भाई देखो, वाइल में मैंने कंडीशन दे दी ए अगर ज्यादा है 10 से, तो कंपाइलर कहेगा भाई वाइल ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाने दो, वो अंदर जाने देगा। पर वो बोलेगा वाइल की भाई देखो अंदर जाओ, कंडीशन ट्रू है, वापस मेरे पास आओ, जब तक मेरी कंडीशन ये वाली फॉल्स नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं मतलब इस लाइन को पार नहीं करने दूंगा, बोलने नहीं दूंगा कि भाई यहाँ इस ब्रैकेट से बाहर जाओ। ये बारह घूम फिर के अंदर ही घूमता रहेगा जब तक ये इसको बोलेगा नहीं। अब बोलोगे सर ऐसे तो होगा ही नहीं कभी, तो ये इन्फिनिट लूप बन जाएगी देखो। और यहाँ पे इन्फिनिट लूप बोलोगे सर ये तो प्रिंट देखो, ये इधर देखो, ये दिख रहा है कितनी फास्ट हो रहा है। तो हजारों हजारों की संख्या में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट अभी आप बोले सर इसको फिर प्रिंट कैसे कराएं। प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा यहाँ पे जो हमने ए 21 ले रखा है, 21 छोड़ो, मैं इसको सिंपल सी कंडीशन देता हूँ 0। और मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा कि भाई ए जब तक कम है किससे, 10 से। बोलो सर देखो ए की वैल्यू 0 है तो ये 10 से कम ही रहेगा हमेशा। मैंने कहा देखो कम तो रहेगा, मैं कह रहा हूँ कि देखो हर बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, उसके बाद ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो हर बार चलेगा, 1 से बढ़ेगा, तो ये कुल मिला के सर 9 बार चलेगा। क्योंकि 10 पे होते तो फॉल्स कंडीशन है, बराबर तो लिखा ही नहीं है। ये आ गया। और बोलोगे सर थोड़ा 1 2 3 प्रिंट करा दो, तो 1 2 3 प्रिंट करा दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ कह देंगे भाई परसेंटेज डी, और इसके बाद यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 7। अब बोलोगे सर 1000 बार प्रिंट कराना है, तो 1000 बार करा दो, देखो कितनी फास्ट है। कितने 1.6 सेकंड में काम करते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है ये इससे काम कर रहा है, दूसरी लूप्स किस काम आती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं अभी। तो ये जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजिंग। लूप्स को चलाने के लिए ये स्टेज को बोलते हैं इनिशियलाइजिंग, इसको बोलते हैं कंडीशन, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेशन, सिंपल सा। तो वाइल लूप का समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब डू वाइल लूप जो होती है वो भी ऐसी होती है, बट उसके अंदर क्या होता है कि ये वाइल जो है ना वो लास्ट में चले जाता है ऐसे, और डू आ जाता है पहले। अब आप बोलोगे सेमीकोलन लगा देने, अब बोलो सर कुछ फर्क पड़ेगा, वही चल रहा है। बोले सर कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर दिक्कत क्या है। भाई देखो डू वाइल का सिंपल सा मैं गड़बड़ बताता हूँ कि अगर मैंने कंडीशन लिख दी, अभी तो मैंने चलो ये ठीक है कंडीशन जैसी है, मैंने यहाँ पे हटा दिया 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। कंडीशन गलत है, ए की वैल्यू 10 से कम रहेगी तब तक चलाओ, तो ए की वैल्यू तो 10 से है ही नहीं तो चलाएगा ही नहीं। बट यहाँ पे क्या होगा, एक बार चला जाए देखो, ये चलाएगा, चलाएगा एक बार, क्यों चलाएगा, क्योंकि डू मतलब होता है पहले करो फिर कंडीशन चेक करो। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो डू की सुनकर पहले आ जाएगा यहाँ पे, और फिर वाइल की सुनकर फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, ऐसे काम वो करता रहेगा। तो अब आप बोलो सर वाइल और डू वाइल में यही फर्क है बस, क्योंकि हाँ यही फर्क है। और इसका एग्जाम्पल मैंने शायद तुम्हें कराया था। वाइल टू वाइल का एग्जाम्पल कराया था, वही कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं चलो। थोड़ा बहुत ये ध्यान देना मैं क्या करा रहा हूँ। मैंने बोला भाई देखो इंट पिन इक्वल टू, लिख देंगे 1 2 3, सिंपल। और मैंने यहाँ पे बोल दिया
पे देखो वाइल, मैं चाहता हूँ कि सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई पिन 1 2 3 के अलावा कुछ और लिखता है तो उसको बार बार पिन पूछो। पूछो कि भाई पिन गलत है दोबारा लिख, पिन गलत है दोबारा लिख, पिन गलत है दोबारा लिख। जब तक वो 1 2 3 नहीं लिखता तब तक पूछते ही रहो। इन्फिनाइट लूप बना दो जब से उसको नहीं आता। तो यहाँ पे हम वो भी करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई पिन अगर नहीं बराबर है 1 2 3 के, चलानी तो तभी है जब गलत गलत लिखेगा। तो क्या करेंगे, स्कैन एफ, और स्कैन एफ में पूछेंगे क्या, परसेंटेज डी, और यहाँ पे बोल देंगे भाई एंड। स्कैन एफ में तो एंड यूज होगा। अब दिक्कत ये है कि सर ये तो वाइल लूप के अंदर आने के बाद पूछ रहा है, तो हम एक बाहर ही पूछेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी। एक तो बाहर पूछेंगे ना। अगर देखो भाई सिंपल सी बात है, परसेंटेज डी है मैंने बाहर यहाँ पूछ लिया, अगर वो पहले से ही लिख देगा तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो स्कैन एफ तो एक बार ही चलेगा, या तो बाहर वाला या फिर अंदर वाला बार बार चलेगा, बाहर वाला नहीं चलेगा। तो बाहर वाला तो चलेगा चलेगा, एक बार चलेगा। तो यहाँ पे एंड पिन, और यहाँ पे भाई देखो सिंपल सी बात है, अब बोले सर मैसेज भी प्रिंट करा दो बड़ा अच्छा लगेगा भाई, तो यहाँ प्रिंट एफ में कह देंगे एंटर वैलिड पिन, सिंपल सी बात, स्लैश एन। ठीक है भाई। और हम सिंपल से बोलेंगे भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर पिन 1 2 3 के बराबर नहीं है तो ये बार बार कराओ, और है तो इसमें हम इफ एल्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलेंगे अगर बराबर है 1 2 3 के तो कराते रहो, और नहीं नहीं है तो कराते रहो। अगर होगा तो क्या कराना है, बाहर जाके, तो बाहर जाने की कोई हिम्मत हमें जरूरत है नहीं। यहाँ पे हम एक इफ लगा देंगे, बोल देंगे इफ पिन इक्वल टू हो जाता है 1 2 3, तो यहाँ पे कह देंगे प्रिंट एफ में सिंपल सी बात। वो आप बोलोगे सर ये चीज तो आप बाहर वैसे भी लिख सकते थे। भाई देखो समहाउ अगर वाइल लूप नहीं चली ना तो वो प्रिंट होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो पिन था ना 1 2 3, उसका काम था देखो वेलकम प्रिंट कराने कराना। हमने बोला देखो पिन 1 2 3 के बराबर होता है तो वेलकम प्रिंट करा दो, वो काम कर दिया। अगर बराबर नहीं होता है तो क्या कराना है, ऊपर बार बार पूछो उससे, बार बार पूछोगे भाई क्या कर रहा है, दोबारा भाई बता। ये चीज ध्यान रखना। तभी चला के देखते हैं भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पूछ रहा है, हमने बोला भाई 1 1 1, दोबारा पूछ रहा है इंटर वैलिड पिन, मैंने 1 4 5 ऐसे देखो, मान ही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पे कहा 1 2 3 वेलकम, तब माना है। बट अभी समझ में आ गया। तो आप बोलो सर आप तो कह रहे थे 1 2 3 प्रिंट कराना है 1000 तक, तो वो तो मैंने एग्जांपल दिया लूप का। तो भाई वाइल लूप और डू वाइल लूप तब यूज होते हैं जब आपको पता नहीं होता कितनी बार चलाना है। यहाँ पता है कितनी बार चलाना है, नहीं पता। यहाँ पर तब तक चलाना है जब तक ये पिन सही नहीं लिखता, 1 2 3 के बराबर नहीं लिखता, ये कराना है। तो ये देखो इन्फिनिट कर दिया। अब हो सकता है यूजर 2 बार में सही कर दे, हो सकता है 1000 बार में सही कर दे। तो देख लो यहाँ पे यूजर ने 1 2 3 नहीं लिखा तो ये काम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी ये आ रही है कि सर यहाँ पे जो स्कैनफ है, ये वाला काम हमें एक बार तो कराना ही है, एक बार तो कराना ही है, क्योंकि वाइल तो तब चलेगी पर उससे पहले में एक बार पूछना है। तो डू वाइल भी ऐसे ही करता था भाई, एक काम तो कराता कराता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाइल को ले जाएंगे इधर, या फिर डू वाइल काम करती है, ठीक है, और इसको हटा देंगे यहाँ से। बोलो तो इसको हटा दिया, ठीक है भाई। देखो पहले पूछो, तो यहाँ हमने पहले पूछा है, वैलिडिटी हम बोलेंगे इंटर पिन, पहले पूछा है, पूछने के बाद फिर कंडीशन चल रही है। तो भाई अगर मैंने एक बार पूछ के गलत लिख दिया तो ये वाइल लूप दोबारा पूछेगी, दोबारा पूछेगी, दोबारा पूछेगी। तो ऊपर वाला जो स्कैन है वो हमारा हट गया। और यहाँ पे कह रहा है भाई देखो सेमी कोलन लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने लिखा भाई 4 5 6, जो भी टोटल लिखा, देख लो 1 2 3, 1 2 3, ये है तुम्हारे फाइल का एग्जाम्पल और डू फाइल का एग्जाम्पल। समझ में आ गया। तो डू वाइल कब यूज करते हैं, जब सर एक बार तो हमें चलाना है कोड को। तो ये देखो एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ।
एक बार जब चलाना है, मैं ये नहीं कह रहा यही एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो तब होंगे जब भाई एक बार आपको वो काम कराना ही कराना है। जो बाहर करा रहे हो एक बार काम, पॉलिसी कंडीशन पे, वो कराना ही कराना है। सिंपल सर। चलो ठीक है सर, ये तो समझा दिया वाइल डू वाइल है। अब फोर लूप क्या है फिर? जब इतना सारा काम हमारा यहाँ से हो गया, तो भाई फोर लूप तब चलाते हैं जब आपको पता होता है कितनी बार चलानी है। जब नहीं पता होता कितनी बार चलानी है, वो वाइल और डू वाइल होती है। फोर लूप के बारे में बताते हैं। तो भाई फोर लूप बड़ी सिंपल सी है, सिंपल सादी सी है। तो मैंने बताया तीन मैंने स्टेज बताए थे लूप के। तो पहला स्टेज बताया था इनिशियलाइजिंग। तो ये देखो इनिशियलाइजिंग हो गई वेरिएबल की। सेमी कॉलन, कॉमा नहीं, यहाँ कॉलन। कंडीशन एक ही के अंदर सारे आ जाएंगे। कंडीशन हो जाएगी हमारी 10 से नीचे, और आई एंटर, और परसेंटेज डी, वर्ड, और यहाँ पे लिख देंगे। अरे अब आप बोलो सर ये तो सिंपल सी थी। हाँ सिंपल ही है, फोर लूप के अंदर मैकेनिज्म वही चल रहा है कि बार बार चलाएगा अंदर तक। पर यहाँ पे हमने पहले इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट यहाँ, और कंडीशन यहाँ, और इनिशियलाइजिंग यहाँ। तो देखो तीनों चीजें मैंने एक साथ लिख दी। ये फोर लूप का थोड़ा सा आसानी होती है करने में। अब बोले सर इससे करें क्या? चलो एक छोटा सा वो बना देते हैं, टेबल प्रिंट कराते हैं। तो एक टेबल प्रिंट कराना है, तो इंट नम इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर कुछ मत करो, बात वही पड़ेगी। हम बोलेंगे स्कैनफ में परसेंटेज डी, और यहाँ पे परसेंटेज डी में हम पूछ लेंगे अपना एंड, और ऊपर पूछ लेंगे प्रिंटफ में एंटर प्लस। ठीक है भाई, नंबर पूछ लिया, स्कैनफ में ये पूछ लिया। अब ये 10 बार नहीं, मुझे 11 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो लूप चल रही थी वो एक से जीरो से लेकर, और एक से लेकर 9 तक चल रही थी। अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं दोबारा से, एग्जीक्यूट में सिर्फ रन रन करूँ, तो देखो 9 तक चल रही है, क्योंकि मैंने कोड कंपाइल नहीं किया, पुराना रन किया है। तो ये 9 तक चल रही है, 1 से लेकर 9 तक। तो मैं 11 लिख दूंगा तो 10 तक चलेगी, क्योंकि लेफ्ट देन लिखा है ना, इक्वल टू तो है ही नहीं। तो 11 कर देंगे, तो ये हमारा देखो, अब चलाऊंगा इसको तो नंबर पूछेगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 तक चलेगी। पर मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करना ना, मुझे कुछ प्रिंट कराना है ऐसे कि अगर मैंने लिखा 4, तो 4x1 इक्वल टू, ऐसे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम बताए थे भाई देखो, परसेंटेज डी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखेंगे परसेंटेज डी किसके लिए, 4 के लिए, फिर लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे दोबारा से परसेंटेज डी हमारे आई के लिए, फिर लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे परसेंटेज डी। बोलो सर परसेंटेज डी क्यों लिख रहे हैं? दो आने चाहिए, 4x1, 4x2 ऐसे होगा। पर जैसे हम प्लस माइनस कितने भी करें, मिलकर तो एक ही नंबर आएगा ना। तो हम एक ही वेरिएबल की जगह छोड़ेंगे यहाँ पे। तो हम बोलेंगे पहले वाले में कि सर यहाँ पे आएगा नम, दूसरे में आएगा आई, और तीसरे में आएगा नम, ठीक है, इंटू, ठीक है, F11। मैं लिखता हूँ 12, ये आ गया भाई। 12 1 इंटू 1 इक्वल टू 12 इंटू 2 12, 24 36 48 60 70। ठीक है भाई, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है भाई? 3 दिन बाद आओगे मंडे को। तो तुम्हारा काम है OD1 नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, ये प्रिंट कराने इफ एल्स। चेक करना है, मतलब कि मैंने लिखा 15, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओड है, इवन है, ये पता करना है तुम्हें इफ एल्स से, या स्विच से तो होगा नहीं, इफ एल्स से। फिर लूप में आओगे, तो लूप में जो मैंने आज कराया था वो करके दिखाना है, और दूसरा करके दिखाना है कि 1 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं और इवन नंबर हैं, अलग अलग दोनों प्रिंट कराने हैं। ये काम, ओड नंबर इवन नंबर, एक में चेक करना है, चेकिंग वाला मतलब इफ एल्स कंडीशन आ गई, और एक में प्रिंट कराने बार बार, तो हमें वही लूप से करना है। तो ये दो प्रोग्राम दे रखे हैं, अलग अलग से कर लेना। फिर उसके बाद जब आओगे, तो अलग हम आगे करेंगे कोर्स। ठीक है, सिंपल सा है बस। ठीक है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट,
नमन। हेलो। हेलो। आ गया समझ में जो पढ़ाया है मैंने आज?